नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पुस्तक की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें ये तीसरी क्लास है और हम इन क्लासों के माध्यम से ये देख रहे हैं कि गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पुस्तक में क्या क्या है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और हम इस गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पुस्तक जो है उसको हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं अपनी ओर से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा और कुछ कुछ जो समझ में जो नवीन बातें हैं उनको हम अच्छे ढंग से समझेंगे और आपको मैं वो पॉइंट भी टिक करवाता चलूँगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पहले देखें और उसके बाद गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पुस्तक को पढ़ें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पुस्तक है उसमें रामचंद्र शुक्ल ने अपनी जो क्या टिप्पणियां दी है वो भी हम देखेंगे और इनके साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण इतिहासकार है जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है, डॉक्टर नगेंद्र है, उनके द्वारा भी जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो टिप्पणियां की गई है और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में पढ़ने के पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए आदिकाल आदिकाल के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में जो प्रमुख कथन है उनमें रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अवस्था जो है उससे हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। ठीक है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब जैसे कि आपको पता है कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है, और अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था है उससे हिंदी साहित्य का आविर्भाव यानी उत्पन्न माना कि वहां से हिंदी साहित्य शुरू होता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से, मतलब 1050 का जो समय है वो महाराजा भोज का समय है। ठीक है, और 1375 जो हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक यानी 1375 से लेकर 1380 या 1385 के पीछे तक जो समय है उसको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत रखा है। जैसे कि आपको विदित है कि इन्होंने आदिकाल का जो नाम है, आदिकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल रखा है। ठीक है, अब देखिए वीरगाथा काल रखने के पीछे जो रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रमाण दी है वो इन 4 पंक्तियों में दे रखे हैं कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। मतलब जो राज दरबारों में राजा के अंतर्गत जो कवि थे वो नीति, श्रृंगार और फुटकल दोहे जो अन्य जैसे कि श्रृंगार से संबंधित है, नायिका भेद से संबंधित है, जो फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। उसी प्रकार आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र, मतलब जैसे कि आप देखेंगे कि चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन किया है और उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते उन वीर गाथाओं का भी वर्णन ऐसे हम देख सकते हैं, जैसे विशल देव रासों में है। तो ये जो है ये उनकी वीरतापूर्ण जो चरित्र है और उनकी गाथाओं का जो वर्णन मिलता है उससे संबंधित उनका संबंध जो है उन्होंने रासो साहित्य जोड़ा और रासो साहित्य को लक्ष्य करके ही इन्होंने वीर गाथा काल कहा। अर्थात हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि राजाओं के जो दरबार में जो कवि थे उन्होंने राजाओं के पराक्रम यानी कौन कौन से युद्ध जीते, ठीक है, और उनके चरित्र संबंध और वीर गाथाओं से लेकर जो रचनाएं लिखी उन्हें रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंदर कहा। इसलिए यहाँ वीर गाथा काल, वीर जो शब्द है वो इंपोर्टेंट हो जाता है और इस परंपरा को रासो नाम से पाई जाती है। ठीक है, और ये जो प्रबंध परंपरा है ये रासो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए अपभ्रंश भाषा का जो नाम है, अर्थात जो अपभ्रंश जो नाम है वो पहले पहल किस में मिलता है, तो ये धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, जिसमें उसके जो पिता है गुहसेन, उनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया। ठीक है, और गुहसेन का जो समय रामचंद्र शुक्ल ने जो बताया वो विक्रम संवत 1650 के पहले बताया। ठीक, तो आप ये भी याद रखें कि रामचंद्र शुक्ल ने धारसेन द्वितीय के शिलालेख में किसका पहले पहल वर्णन किया, तो अपभ्रंश नाम का। ठीक है, तो अपभ्रंश नाम का पहला वर्णन धारसेन द्वितीय के शिलालेख में किया है, जिसमें उसके पिता गुहसेन को उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया। ठीक है, और सिद्धों के जो, अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि सिद्धों की जो उद्धृत रचना की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक है, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा, अर्थात सिद्धों ने अपने जो रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अब पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सोर्स यानी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली यानी पश्चिमी हिंदी का था। अर्थात इसमें यह लिखा हुआ कि हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा है, मतलब जो काव्य भाषा में जो काव्यों के अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग किया वो सोर्स यानी के द्वारा जो उत्पन्न है वो अपभ्रंश। ठीक है, अर्थात उसको ब्रज और खड़ी बोली
की जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी को उन्होंने बताया। ठीक है, इसके संदर्भ में अब देखते हैं कि आगे एक रामचंद्र शुक्ला ने टिप्पणी की है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति को। तो अब यहाँ से ये प्रश्न उठता है कि रामचंद्र शुक्ला ने विद्यापति को क्या माना, भक्त कवि माना या श्रृंगारिक कवि माना। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ला ने इन्हें श्रृंगारिक कवि माना है। श्रृंगारिक कवि मानने का आधार कौन सी रचना है, तो हम देखेंगे कि श्रृंगारिक कवि मानने की जो आधारभूत रचना है वो पदावली है। ठीक है, विद्यापति जो पदावली को लेकर इनकी जो रचना पदावली है, वैसे तो इन्होंने बहुत सी संस्कृत अभ्रंश और मैथिली भाषा में बहुत सी रचनाएं लिखी, तो पदावली के कारण ये विख्यात भी हुए और आलोचना के घेरे में भी आकर खड़े हो गए। ठीक है, तो आलोचना के घेरे में रखने वाली जो रचना है वो विद्यापति की पदावली है, जिसके अंतर्गत इन्होंने जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ला है, राम कुमार वर्मा है, श्याम सुंदर दास जैसे है, उन्होंने इन्हें श्रृंगारिक, किसने इन्हें श्रृंगारिक माना और किन्होंने इन्हें भक्त कवि माना। ठीक है, और जैसे जॉर्ज गिरिसन है तो वो इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। तो ये संदर्भ हम आगे भी देखेंगे जब विद्यापति हमारे स्लाइड में आगे जब उनका जब विवरण दिया जाएगा तो हम विद्यापति के बारे में और अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये आप याद रखें कि रामचंद्र शुक्ला ने विद्यापति के ऊपर किस प्रकार की टिप्पणी की है। तो ये जो आजकल के बहुत जो सस्ते हो गए, उन्हें कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के पदों को भी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई है, मैं आपको इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ जो महत्वपूर्ण पंक्तियां उनको आप टिक करवाते चलूंगा, उन्हें आप जरूर याद करना, क्योंकि ये लगातार किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उनमें आपको इंटरव्यू में ये पंक्तियां भी पूछी जा सकती है। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी जो डीएसएसबी की या फिर जो मेंस में जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उनमें इन पंक्तियों को लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, अब देवसेन की एक रचना है, देवसेन की रचना का नाम है श्रावकाचार। ठीक है, जो जिशन सासन बसियो जो बई कही सारू। ठीक है, तो अब देखिए, ये पंक्ति जो है ये अभ्रंश में है और इनकी जो भाषा है वो थोड़ी क्लिष्ट है, तो इन पंक्तियों को याद रखने में थोड़े जोर आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो पंक्तियों में जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों को पकड़ के हम इन पंक्तियों को याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे जो जिशन सासन बसियो, तो सासन बसियो, ठीक है, ये है कहियो सारू जो पाइल सही भाव करी सो सरी पाई पारू। ठीक है, तो ये हमें धीरे धीरे इन पंक्तियों को एक दो बार पढ़ेंगे और फिर हमको शब्दों को याद रखना है। शब्दों को याद रखेंगे तो ये हमारे लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, इसी बार देखिए, ये जो सहरपा की पंक्ति है ये इंपॉर्टेंट है कि पंडिय सल सत्य बखाण देहि बुद्धि बसंत जाने अमणा गमन तीर्ण विखंडिय तो भी लज्जई भणई हयो पंडई। ठीक है, तो अब इसमें पंक्ति में आप पंडिय सल सत्य बखान इतना याद रखेंगे तो काफी है। या फिर आप ये कई परीक्षा में अगर उद्धृत करते हैं तो जैसे कि सहरपा का संदर्भ देके आप इस पंक्ति को लिख सकते हैं कि पंडिय सल सत्य बखान। ठीक है, ये पंक्ति आप जरूर याद रखें। उसके बाद जीमण पवन संचय, ये सहरपा की, ये भी पंक्ति याद रखें। और घोर अगारे चंदमणि, सहरपा की एक और पंक्ति है, ये सहरपा से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्ति है क्योंकि सहरपा को पहला कवि माना गया है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जो है इन्होंने सहरपा को पहला कवि माना है। इसी प्रकार लोहिपा की का तरुवर पंच विडाल, ठीक है, भावन होई अभावन जाई। ठीक है, और एक कण कीजिए मंत्रण तंत्र। ठीक है, ये कहणपा से संबंधित है, विरूपा से संबंधित, जिसकी एक एक जो पंक्तियां है वो तो आपको याद रखनी है, आप शब्दों को जरूर पकड़। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार हेमचंद्र की भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी मारकंतु, इससे आगे बहिणी मारकंतु का संदर्भ मिलता है। ठीक है, तो ये पंक्ति है। डोंबीपा की गंगा जमुना मांझे बाहर ही, ये पंक्ति भी पूछी गई है। नगरे बाहिरे डोंबी, तो ये कहणपा की, आप डोंबी से डोंबीपा का संदर्भ ना लेकर कहणपा को याद रखें तो डोंबीपा से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार जिमी लोण बिलज्जई पानी तेही तिनी धरण चिति। ठीक है, तो ये है देसिल बहना विद्यापति से संदर्भ में, ये भी पंक्ति लगातार पूछी जाती रही है। हिंदू बोले दूर ही निकार, ये कीर्तिलता से संदर्भ में जो पंक्ति है ये भी याद रखें। ठीक है, और इसी प्रकार पृथ्वीराज आंसू में वनहु कला ससभान कला 1600 बनिए। ठीक है, तो ये आगे वाली पंक्ति आप याद रखें। ठीक है, अब देखिए, अब सिद्धों के संदर्भ में हम बात करें तो सिद्धों को 84 माना गया है। ठीक है, जिसमें सहरपा है, ठीक है, लोईपा है, कहणपा है, ठीक है, डोंबीपा है। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण सिद्ध है उनके बारे में आप याद रखें। और उसके अलावा ये संख्या याद जरूर रखें कि सिद्धों की संख्या कितनी, तो सिद्धों की संख्या 84 थी। ठीक है, इसी प्रकार नाथों की संख्या जो है, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, नवनाथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब सिद्धों की जो भाषा है वो संधा भाषा, ठीक है, संधा भाषा है। तो इन भाषाओं को, और
संध्यावासा और सिद्धों के बारे में ये संदर्भ आप याद रखें, ठीक है। इसी प्रकार जो डोंगीपा है वो ब्राह्मण थे, तंडेपा शूद्र थे, कुकरीपा ब्राह्मण थे, कुचिपा शूद्र थे, ब्राह्मण महिपा जैसे। तो आप अब देखिए शूद्र ब्राह्मण जैसे कि भलपा ये क्षत्रिय। तो आप इस बात से एक संदर्भ ले सकते हैं कि जो सिद्धों ने है जो जाति पाति का जो भेदभाव था, जाति पाति का भेदभाव का विरोध किया, ठीक है। अब ये सिद्ध साहित्य से संबंधित प्रवृत्तियां है, इन्होंने गुरु को महत्व दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने नारी को साथ रखने की बात की, ठीक है। हालांकि इन्होंने विवाह जो है उसका विरोध किया है, ठीक है। विवाह प्रथा का इन्होंने विरोध किया है, जाति पाति के और जो पाखंड जो धार्मिक आडंबर है उनका विरोध किया है। धार्मिक आडंबर जो है उनका विरोध किया। तो ये आप जो सिद्धों के संदर्भ में जो छोटी छोटी ये जो महत्वपूर्ण इनकी प्रवृत्तियां है उनसे संबंधित भी कथन से लेकर प्रश्न भी पूछे जाते रहे कि कथन किस प्रकार के है, ठीक है। अब देखिए सिद्धों के संबंध में प्रमुख तथ्य है। अब यहाँ से सिद्ध साहित्य जो है वो शुरू होता है। हम सिद्धों के बारे में पढ़ेंगे कि सिद्धों में कौन कौन से पहले कवि हुए या फिर कौन कौन। तो जो सिद्धों के बारे में जो है उसमें हम ये देखेंगे सिद्धों में सबसे पुराने जो है वो सहर यानी सहरपा, ठीक है। इनका एक अन्य नाम सरोज वज्र भी था। क्या नाम था? सरोज वज्र, ठीक है। इनका एक अन्य नाम राहुल भद्र भी था, राहुल भद्र, ठीक है। तो ये जो है ये सहरपा के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो नाम है। सहरपा के अन्य नाम क्या थे? तो राहुल भद्र और सरोज वज्र, ठीक है। इन्होंने महासुखवाद का जो प्रवर्तन है वो वज्र यानी शाखा में हुआ, ठीक है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ? तो वज्रयान शाखा से हुआ। और वज्रयान शाखा से ही नाथों का जो है वो उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। नाथों की उत्पत्ति आपसे पूछा जा सकता है कि नाथों और सिद्धों में सबसे पहले कौन थे? तो जो नाथ और सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध थे, ठीक है। उसके बाद नाथ। तो इसलिए आप देखेंगे कि सिद्धों की जो बहुत सी प्रवृत्तियां है वो नाथों में भी देखी जा सकती है, ठीक है। और महासुखवाद का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, ठीक है। मतलब आनंद स्वरूप यानी योग साधना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना, यानी प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। तो ये याद रखें कि महासुखवाद का प्रवर्तन किससे माना गया? तो वज्र यानी शाखा से। और महासुख का अर्थ क्या है? तो आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, ठीक है। देखिए नाथ पंथ मूल रूप से वज्र यानी शाखा का ही एक रूप है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे आपको ऊपर विवरण दिया कि गोरखनाथ या फिर नाथों का जो पंथ है वो मूल रूप से वज्र यानी शाखा का ही एक रूप माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो ये पूछा जा सकता है हठ योग किससे संबंधित है? हठ योग जो है वो नाथों से संबंधित है। या ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा, ठीक है। इसी का संबंध कुंडलिनी जागरण से, ठीक है, जिसमें इंगला पिंगला जो सुषिमा जो नाड़ी है उसका संबंध हठ योग से देखा जा सकता है, ठीक है। वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र पूर्वी भारत का था, अर्थात जो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है। अगर हम भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, देखिए ये जो नाथों का लीला क्षेत्र अर्थात इनका जो प्रभाव है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में, यानी जो बिहार है, बंगाल है, आप उत्तर प्रदेश को उत्तरी जो उत्तर प्रदेश है उसको मान सकते हैं। तो ये जो पूर्वी भाग है, मिथिला क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, वहां पे नाथों का जो प्रभाव रहा, ठीक है। इसी प्रकार सिद्धों का जो प्रभाव है वो पूर्वी भाग में रहा और नाथों का जो प्रभाव है वो राजपूताना यानी पश्चिम भाग में रहा, राजपूताना और पंजाब में किया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए नाथों का प्रभाव गुरु नानक पर भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये राजपूताना के संदर्भ में रहा। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई जिन्हें नवनाथ कहा जाता है। ये गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम से देखा गया। अब गोरख सिद्धांत क्रम और कहीं कहीं ये भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों का क्रम कौन सा है? तो ये भी हमें याद रखना है। तो देखिए पहले हम गोरख सिद्धांत संग्रह के बारे में बात करते हैं। तो गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया, जैसे कि नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयाजुन। आपको इन नवनाथों में से किसी एक का नाम हटाकर, जैसे कि 9 में से किसी तीन विकल्प दे के चौथा पूछा जा सकता है कि असंगत कौन सा है, या फिर सिद्धों में इनका नाम घुसाया बता के, क्योंकि ये आपको अगर याद होगा तो आप नाथों को पहचान सकते हैं। सिद्धों में से किसी 3 विकल्पों को उठाकर नाथों के एक नाम को परीक्षा के विकल्प में देकर पूछा जा सकता है कि निम्न में सिद्ध नहीं है, या फिर नाथों के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि निम्न में से नाथ नहीं है। तो आपको इन 9 नाथों के नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। अब अभ्रंश साहित्य,
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अब्रज भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को अर्थात हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये पूछा जा सकता है कि स्वयंभू ने प्रथम कवि किसे माना है? रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना। तो शायद मैंने गलत बोल दिया कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अब्रज भाषा के प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू को माना है, ठीक है, जो हिंदी का प्रथम कवि है। स्वयंभू जो है वो 8वीं शताब्दी अर्थात 773 ईस्वी के थे, ठीक है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्वयंभू को किस परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है? तो जैन परंपरा, ठीक है। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि पौवम चरियु, रिठ्ठनेमि चरियु और स्वयंभू चंद। यहाँ जो चरियु है, चरियु का अर्थ चरित्र से माना जाता है। आप देखेंगे कि जैन साहित्य में ज्यादातर चरियु, ठीक है, और सूरी जो रचनाकार है उनके पीछे सूरी नाम लिखा जाता है, ठीक है, जैसे सोम प्रभ सूरी। इसी प्रकार जैन में जैन जैन काव्य उसमें चरियु को चरित्र के रूप में संदर्भ किया गया, ठीक है। तो देखिए इनकी रचना पौवम चरियु, रिठ्ठनेमि चरियु और स्वयंभू चंद। अभ्रंश को स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि अर्थात व्यास कहा जाता है, ठीक है। स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है। ये टिप्पणी स्वयंभू के संदर्भ में आप याद रखें। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा का, ठीक है। स्वयंभू ने पौवम चरियु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौवम चरियु में पौवम का अर्थ राम और चरियु का अर्थ चरित्र, ठीक है। अब शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, ठीक है, जिसका सन जो है, जो वर्ष है वो 783 ईस्वी को माना गया है, ठीक है। इसी प्रकार शिव सिंह सेंगर ने जो अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पुष्य संभवतः अभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्य दंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी माना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये पंक्ति परीक्षा में पूछी जा सकती है कि ये किसने कही है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पुष्य या जो पुष्य दंत है उसको अभ्रंश का प्रसिद्ध कवि माना और इसका जो जन्म है वो 9वीं शताब्दी माना गया है, ठीक है। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी में। अब ये जो सन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको क्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित सिद्धों को या नाथों का या जैन कवियों को क्रम के अनुसार लगाए। तो आप क्रम के अनुसार याद रखें, आगे वाले डिजिट जरूर याद रखें, जैसे कि 972 है, 9 है तो 72, अगर आप 970 72 के ऐसे कयास के अनुसार आप याद रखें तो आपको याद करने में थोड़ी सरलता होगी, ठीक है। अब देखिए पुष्यदंत की महत्वपूर्ण रचनाएं है 63 महापुरुष गुणालंकार, ठीक है, हृणय कुमार चरियु और जसहर चरियु, ये पुष्यदंत की महत्वपूर्ण रचनाएं है, ठीक है। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पुष्यदंत की कौन सी रचना जिसको महापुराण के नाम से जाना जाता है? तो 63 महापुरुष गुणालंकार को महापुराण के नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन वृत्त है। तो जो ये पुष्यदंत की महापुराण यानी 63 महापुरुष गुणा अलंकार है उसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र दिखाया गया है, ठीक है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई चंद का प्रयोग किया, अर्थात पुष्यदंत ने अपने जो चरित्र काव्य जैसे कि हृणय कुमार चरियु, जसहर चरियु या फिर महापुरुष जो है इसमें चौपाई चंद का प्रयोग किया है, ठीक है। पुष्यदंत ने साहित्यिक रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से लिखी, अर्थात अपने धर्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने पुष्यदंत ने अपनी रचनाओं को लिखा। अभ्रंश और अव्वट में चौपाई यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। अभ्रंश और अव्वट में जो चौपाई है उसमें 15 मात्राओं का छंद माना गया है, ठीक है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। जिस प्रकार स्वयंभू को वेद व्यास, वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है उसी प्रकार पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को क्या कहा है? तो भाखा की जड़, ठीक है। और पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकल्प तिलक इन तीनों उपाधियों से विभूषित किया, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस कवि ने आप स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक आदि जैसी उपाधियों से विभूषित किया? तो वो है पुष्यदंत, ठीक है। अब देखिए हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अभ्रंश के 3 कवि माने, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत, ठीक है। हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अभ्रंश के 3 कवि माने, ठीक है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक, स्वयंभू ने चतुर्मुख जो धर्म परीक्षा में जो पहले है
चतुर्मुख उनको पदड़िया बंद का प्रवर्तक माना है तथा श्रेष्ठ कवि माना है। किसने माना? तो स्वयंभू ने। ये पूछा जा सकता है कि स्वयंभू ने चतुर्मुख को किस बंद का प्रवर्तक माना है या फिर सर्वश्रेष्ठ कवि का है। तो चतुर्मुख को स्वयंभू ने पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में। पदरी पदरी में जो 16 मात्राओं का मात्रिक छंद होता है, ये क्या होता है? 16 मात्राओं का मात्रिक छंद। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पदड़िया बंद कहा गया। तो पदड़िया बंद का जो परिवर्तन है वो चतुर्मुख ने किया। इसमें कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं। 16 मात्राओं का क्या होता है? मात्रिक छंद। ठीक है। अब अन्य कवि तथा एवं रचनाएं। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के मात्य भीम के सभा कवि थे। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को पहला कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो मुंज, तो आप देखिए राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, शिव सिंह सेगर ने पुष्यदंत को। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को पहला कवि माना है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल थे, जो 10वीं सदी के भविष्यत कहा की रचना की। तो धनपाल ने किसकी रचना की? भविष्यत का की। किस सदी में? 10वीं सदी में। जो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि थे। ठीक है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास जो 1114 को जैन रासो काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो 12वीं शताब्दी से आप देख सकते हैं कि जैन साहित्य उसकी शुरुआत होती है। तो 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास। ठीक है। उसका जो सन है वो 1144 है। उसको जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। ठीक है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। इस प्रकार रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को माना जाता है। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हो, हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय, हिंदी में जो परिवर्तन करने का जो श्रेय है वो भरतेश्वर बाहुबली रास को, जिसका जो समय है वो 1184 शालिभद्र सूरी को माना गया है। ठीक है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। इस पर अब्दुल रहमान रास जो संदेश रासक पहला धर्मेंद्र काव्य है। तो इस पर जारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है। ठीक है। और इनकी जो रचना है वो संदेश रासक। उनके मानने के पीछे के तर्क ये कि ये पहले धर्मेंद्र अर्थात धर्म को साइड में रख के इन्होंने रचनाओं का संपादन किया। ठीक है। क्योंकि अब्दुल रहमान रास एक मुस्लिम कवि है। ठीक है। देखिए अब देश भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा लिखित प्रथम काव्य संदेश रासक है, देश भाषा में। ठीक है। ये न उर्दू न फारसी न अरबी में है, ये देश भाषा में। ठीक है। जिसमें अब्रज अव्वट उसको देश भाषा के रूप में माना गया है। ठीक है। संदेश रासक का एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। किसकी? विक्रमपुर की। ठीक है। वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने इसका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना है। इस प्रकार मुनिराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हुए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? तो मुनिराम सिंह। ठीक है। डॉक्टर हिलारा मुनिराम सिंह का आविर्भाव जो है वो 1057 के लगभग मानते हैं। ठीक है। मुनिराम ने पाहुर दोहा, ठीक है, पाहुर दोहा की रचना की। तो ये मुनिराम सिंह की रचना का नाम क्या है? पाहुर दोहा। इनका जो समय है वो 1057 संवत माना गया है। ठीक है। अर्थात 1000 ईस्वी के लगभग ये विद्यमान थे। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जौनदुई से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ, ठीक है, 6ठी शताब्दी में कवि जौनदुई से माना जाता है। जौनदुई ने 2 प्रकार के परमात्मा प्रकाश और योग सार, ये भी जो है ये जौनदुई की जो रचना है ये पूछी जाती है कि परमात्मा प्रकाश या फिर योग सार किसकी रचना है, या फिर आपको सुमेलित से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो जौनदुई की 2 रचनाएं परमात्मा प्रकाश और योग सार। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। आप इन कवियों की संख्या याद रखिए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? तो 9 कवियों को। ठीक है। जिसमें पुष्य कवि है, कुमार सिंह है, केदार है, कुमारपाल है, अनन्य दास है, चंद है, जगनीक है, शारंगधर है और जोधराज है। ठीक है। अब देखिए, अब मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण यानी आरंभिक काल, अर्थात मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल का है, आरंभिक काल कहा है। ठीक है। तो इन्होंने आरंभिक काल के अंतर्गत 9 कवि और 19 कवि, तो ग्रियर्सन ने 9 कवि, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 9 और मिश्र बंधुओं ने 19 कवियों को स्थान दिया। ठीक है। अब देखिए, इनमें 19 कवि में जैसे कि पुष्य या पुंड अज्ञात कवि जिनकी रचना का नाम खुमान रासो है। ठीक है। नंद कवि, मसदऊ जिनकी रचना है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है नरपति नाहल्ला और नल सिंह, इनकी रचना विजयपाल रासो, और जैसे कि नरपति नाहल्ला के बिसल देव रासो और नल सिंह है विजयपाल रासो। ठीक है। इनका जो समय है वो
1354 और 1355, ठीक है, विक्रम माना गया है। इस प्रकार गोरखनाथ, मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, सारंगधर है, सारंगधर का हमीर काव्य 1357 विक्रम का है। भूपति, जल्लहड़, बादरवेणी, केदार, जगनीक, चंद, अकरम फैज, चंद की पृथ्वी रासो 1225 से 1249 तक माना गई है, ठीक है। कुतुब अली, अज्ञात रचना। तो ये जो है, ये संस्करण, ये मिश्र बंधु की जो मिश्र बंधु विनोद रचना है उसके संदर्भ में, ठीक है। तो देखिए, मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या को 75 तक पहुंचा दी, ठीक है। ये क्या है कि मिश्र बंधु ने अपना जो अगला संस्करण था, इनके 4 संस्करण निकले। पहले 1913 में 3 और फिर चौथा जो है वो 1934 में निकला था, ठीक है। तो इनका जो अगला संस्करण था उसमें 75 तक कवियों की संख्या पहुंचा दी, अर्थात आदिकाल के अंतर्गत इन्होंने 75 कवियों की संख्या मानी है। अब रामचंद्र शुक्ला का वर्गीकरण देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल की रचनाओं को 2 वर्ग में विभाजित किया, अर्थात अभ्रंश और देश भाषा काव्य में। देश भाषा काव्य में तो इन्होंने 12 रचनाओं को साहित्यिक स्थान दिया। आदिकाल के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने 12 साहित्यिक रचनाओं को स्थान दिया, जिसमें अभ्रंश की जो रचनाएं है वो विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है, ये इन्हें अभ्रंश के मानी है। और देश भाषा काव्य के अंतर्गत इन्होंने खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जस मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, जिसका आला का मूल रूप, ठीक है, खुसरो की पहेली और विद्यापति की पदावली, ये इन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत माना गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अभ्रंश के अंतर्गत कौन सी रचनाएं मानी और देश भाषा काव्य के अंतर्गत कौन सी रचना मानी, और रचनाओं की संख्या कितनी है, तो 12 साहित्यिक रचनाओं के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम जैन साहित्य को अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार आप एक बार वीडियो देखिए और फिर बार जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पुस्तक जो है उसमें व्यवस्थित तरीके से विवरण नहीं दिया गया है। हालांकि बहुत ही शानदार पुस्तक है, मगर उसको समझने में थोड़ी हमें क्लिष्टता का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए हमें बार इस पुस्तक को देखना पड़ेगा, जिसके कारण हम बहुत सी सटीक तौर पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम अगले जो वीडियो है, यहाँ पे क्लास है, उसमें हम जैन हेमचंद्र और अन्य जैन आचार्य है उनको लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।